अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और एमडी कैट के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम चैप्टर हमारा फोर्स एंड मोशन है, ठीक है जी। उसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से जिस तरह आपको पता है कि एमडी कैट के पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। ना हम इसको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देंगे, अब देखेंगे कि हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और वो कितनी आसान लगेंगे आपके लिए। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि हमारा जो एमडी कैट है, जो नेशनल एमडी कैट है, वो हमारे सिलेबस के मुताबिक होना है। जो हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर जो सिलेबस है, जिस तरह पंजाब में है या केपीके में है, तो उसके सिलेबस के मुताबिक होना है। हमारा एमडी कैट इंडियन सिलेबस के मुताबिक नहीं होना। इसलिए हम फोकस करेंगे कि हमारी बुक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका एनालिसिस करें और डीप एनालिसिस करें और वहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। हम ये देखेंगे कि एक ही लाइन के बारे में कितनी तरह से सोचा जा सकता है और किस किस तरह से वहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है जी। इसमें मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, उनकी वजाहत करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताऊँगा भी कि आपने वहाँ से क्या याद रखना है। जो गैर ज़रूरी एक्सप्लेनेशंस होंगी, जो गैर ज़रूरी डेरिवेशंस होंगी, मैं आपको साथ ही बताऊँगा कि आपने वो नहीं करनी। जो चीज़ें आपने वहाँ से याद रखनी है वो भी मैं साथ साथ आपको गाइड करूँगा। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़े थे मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है जी। उसके अंदर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती थी, या एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं और वो फ्री फॉल कर रहा हो, तो उसका जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। या ऐसा भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी मूव कर रही हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें एक्स कोऑर्डिनेट की ही ज़रूरत होगी। लेकिन अब हम थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अब ज़रा इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये आपके सामने मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया है और इस प्लेन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि ये एक प्रोजेक्टाइल बना रहा है। जो इस तरह का मोशन है, जो इस 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर है, देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके दरमियान में जो ये वाला रीजन है, इस रीजन को कहेंगे एक्स वाई प्लेन। और इस ऑब्जेक्ट का, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो इस प्लेन के अंदर है। तो इसका मतलब है कि मोशन इन 2 डायमेंशन को हम मोशन इन अ प्लेन भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन। सो ये मोशन इन 2 डायमेंशन भी है और ये मोशन इन प्लेन भी है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल जो आपके जहन में आ रही हो जिसके अंदर हमें मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत हो। देखिए यहाँ पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, क्योंकि हमारा मोशन एक्स वाई प्लेन के अंदर है। आपने बच्चों पढ़ा मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। वो जो सर्कुलर पाथ, चाहे वो वर्टिकल सर्कल हो या हॉरिजॉन्टल सर्कल हो, जो मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ है, मैं यहाँ पर एंगुलर मोशन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये भी एग्जांपल है मोशन इन प्लेन की या मोशन इन 2 डायमेंशन की। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये भी मोशन इन 2 डायमेंशन है और मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ ये भी मोशन इन 2 डायमेंशन है। अब इसको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स ज़रा बयान करते हैं। बच्चों, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ज़रूरी है कि ये मोशन हो 2 डायमेंशन में, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल के ऊपर सिर्फ एक फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मॉडल है ये थोड़ा सा आइडियल मॉडल है। तो ओनली फोर्स इज ग्रेविटी। हमारे प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो फोर्स लग रही हो वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए।
उसके अलावा जितनी फोर्सेस होंगी उन सब को आपने निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो ओनली फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो एबिलिटी ऑफ सेल्फ प्रोपल्शन। जब आपने एक दफा प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, जिस तरह मैं एक गेंद को हिट कर दूं या एक फुटबॉल को किक मार दूं, जब आपने एक दफा प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, उसको थ्रो कर दिया, उसके बाद प्रोजेक्टाइल के अपने पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से अपने आप को मूव कर सके। तो सेल्फ प्रोपल्शन की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती। तो ये तीन इंपॉर्टेंट खूबियां हैं, ये खूबियां होंगी तो हमारा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, अदरवाइज हमारा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इस मोशन के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं। जहां पर मैंने ये जो प्लेन बनाया है, मैंने यहां पर एक्स और वाई को चूज किया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस। अब एक मोशन हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, एक मोशन हमारा अलोंग वाई एक्सिस है। इन दोनों मोशंस का जो कॉम्बिनेशन है, उसकी जो सुपरपोजिशन है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसमें आप देखें, एक मोशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। ये मोशन क्या है? ये मोशन इनर्शियल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऊपर आप ये बता के आए हैं कि प्रोजेक्टाइल पर एक ही फोर्स होनी चाहिए और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, ये तो अलोंग वाई एक्सिस होती है। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल होने के लिए देयर शुड बी नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब कोई फोर्स नहीं होती तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ऐसे तमाम मोशंस जिनके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं इनर्शियल मोशन। इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है ये इनर्शियल है, लेकिन जो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है ये मोशन है फ्री फॉल। जो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है ये मोशन है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्यों है बच्चों? फ्री फॉल किसको बोलते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा हो कि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके अलावा बाकी सारी फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर दें, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन जो अलोंग वाई एक्सिस है वो फ्री फॉल है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जी के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहा है। तो अलोंग वाई एक्सिस जो मोशन है ये फ्री फॉल है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन याद रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों की कॉम्बिनेशन या सुपरपोजिशन जरूर है, लेकिन ये दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? तो बच्चों हमने यहां पर देखा कि अलोंग एक्स एक्सिस तो मोशन इनर्शियल है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है कि जो वाई एक्सिस वाला मोशन है वो इनर्शियल मोशन नहीं है। उसके बाद चलते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल की टाइप्स के ऊपर। हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक होता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हम ये जो लेक्चर है ये हमारे अपने जो पाकिस्तान का NMD CAT का सिलेबस है उसके मुताबिक डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में ये दो प्रोजेक्टाइल का जिक्र है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और एक हमारे पास ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है बच्चों? ये ऐसा प्रोजेक्टाइल है जिसमें ओरिजिन से पहले, नंबर 1, ओरिजिन से जब हम अपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, ओरिजिन से वो किसी न किसी हाइट पे हो। लेट सपोज कि उस हाइट को मैं यहां पर h कह देता हूं। तो एक तो यहां पर कंडीशन ये है कि ओरिजिन से कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए उस पॉइंट की जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फायर करना है, उसको प्रोजेक्ट करना है। नंबर 2, शुरू में स्टार्टिंग में आपने प्रोजेक्टाइल को जो वेलोसिटी देनी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए, सिर्फ x कंपोनेंट होना चाहिए वेलोसिटी का। इसका मतलब है कि शुरू में जो वेलोसिटी है वो सारी की सारी अलोंग एक्स एक्सिस है, देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है जी। सो दूसरी जो यहां पर कंडीशन है वो है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल है वो बन जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मोशन डिस्कस करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं इसको लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है मैं वो फाइंड करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यहां पर मैंने एक अजम्पशन ली है और वो अजम्पशन क्या है? अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन आपको समझ आ गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। बच्चों को ये लाइन बहुत कंफ्यूज करती है।
अपवर्ड, ये लाइन सॉरी कंफ्यूज नहीं करती, बल्कि जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, आप हाइट निकालते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। उन सब का हल सिर्फ इस लाइन के अंदर है। इसको मैं इंशाल्लाह आगे चल के बहुत डिटेल से आसान करके एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो बच्चों, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये देखें, ये जो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, इस डायरेक्शन को हमने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर को जा रहे होंगे तो हमारी जो वेलोसिटी है, अगर हम अपवर्ड मूव करेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी है, चूंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, अगर हम अपवर्ड जाएंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर हम डाउनवर्ड आएंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों नेगेटिव हो जाएगी? क्योंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव सेलेक्ट किया है, अगर ऊपर जाएंगे तो फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड अगर आएंगे तो चूंकि हमने जो अपनी ही सेलेक्ट की हुई डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट मूव किया है, इसलिए नीचे आते हुए हमारी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। अब मैं ज़रा इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पर निकालता हूँ जी। तो बच्चों, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ एस इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। मैंने वेलोसिटी के साथ भी एक्स लगाया और एक्सेलरेशन के साथ भी एक्स लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में तो मौजूद है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ वी आई एक्स को मैं वी एक्स लिख सकता हूँ सिंपली, या वी एक्स को हम वी आई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और साथ में टी प्लस ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस वाला जो मोशन है, हमने जैसे पीछे डिस्क्राइब किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर चाहे वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल हो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, जो मोशन एक्स एक्सिस में होता है वो इनर्शियल होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लिहाजा ये टर्म जीरो हो जाएगी। हमारे पास आ गया एस की जगह मैं यहाँ पर एक्स लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस जीरो इंटू टी। अब यहाँ पे मैंने कॉस जीरो क्यों पुट किया? देखें, शुरू में जब आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया तो हमारे प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो क्या है, जीरो है, तो प्रोजेक्शन एंगल जीरो है। अगर प्रोजेक्शन एंगल जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और कॉस जीरो 1 होता है, तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो बच्चों, आपने ये सारी डेरिवेशन नहीं करनी, आपने जस्ट यहाँ से क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से ये इक्वेशन याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो एक्स कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, वो किसके बराबर है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके बराबर है। उसके बाद आगे चलते हैं जी अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो निकालने के लिए भी हम सेम रिलेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो कहानी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये कहानी अगर आप समझ गए तो आप सारी बात समझ आएंगे। देखें, हमने लिया है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, और हमारा प्रोजेक्टाइल तो आ रहा है नीचे की तरफ, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि एस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वाई से, लेकिन मुझे साथ में माइनस वाई लगाना पड़ेगा। और आपने ये भी शुरू में कंडीशन रखी कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो है, तो ये जीरो करेंगे तो पूरा फैक्टर ही जीरो हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या बच गया, 1/2 ए वाई की जगह मैं माइनस जी पुट कर रहा हूं। अब ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है कि जी हम आ तो नीचे की तरफ रहे हैं, और नीचे की तरफ आने का मतलब है कि जी पॉजिटिव है, क्योंकि जी की डायरेक्शन भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है, जी भी डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो हम तो जी की डायरेक्शन में आ रहे हैं, फिर अब जी क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? तो यहां पर गौर करें, हमने अपवर्ड को लिया है पॉजिटिव, अगर हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन चूंकि जी डाउनवर्ड होता है इसलिए वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो आप अपनी ही वेलोसिटी के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। जब वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन तो आता है वेलोसिटी के चेंज से, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो ये हमने फाइंड कर लिया प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। क्लियर हो गया जी। उसके बाद जो हमारे पास अगला प्रोजेक्टाइल है, आपने यहां से क्या याद रखना है, अब आपने यहां से जस्ट ये इक्वेशंस याद रखने हैं, ठीक है। आपने यहां से एमसीक्यूज कैसे बनेगा जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, आपने ये याद रखना है ये मोशन कितने डायमेंशन में होता है, इनर्शियल मोशन किसको बोलते हैं,
किस डायरेक्शन वाला मोशन इनर्शियल होता है, नॉन इनर्शियल किस डायरेक्शन में होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल जो होता है हमारा उसके ऊपर कितनी फोर्सेस होती हैं, फ्री फॉल क्या होता है। तो बच्चों ये चीज़ें यहाँ से आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, हाइट लेनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 होती है, ये चीज़ें एमसीक्यूज बन सकती हैं। यहाँ से ये जो इक्वेशंस मैंने ड्राइव किए हैं आपने जस्ट ये इक्वेशंस याद रखनी हैं, आपने ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी। ये डेरिवेशन जो मैंने आपको बताई है जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बताई है, आपने जस्ट यहाँ से इक्वेशन याद रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके ज़हन में आ रही होगी कि सर आपने प्रोजेक्टाइल का जो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है वो क्यों डिस्कस नहीं किया। तो वो ज़रा हम आगे चल के डिस्कस करते हैं जब हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास आ गया है जी ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको प्रोजेक्ट करते हुए, जिसको फेंकते हुए वो कोई ना कोई एंगल बना रहा होता है विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विद एक्स एक्सिस, कोई भी एंगल थीटा बना रहा होता है। ये एंगल 90 नहीं होना चाहिए, अगर 90 हो गया तो प्रोजेक्टाइल बिल्कुल सीधा चला जाएगा, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो 0 और 90 के दरमियान कोई भी एंगल जो हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पर बनाएगा तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम कहेंगे, ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम कहेंगे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। बच्चों ओब्लीक प्रोजेक्टाइल का ये जो पाथ आपको नजर आ रहा है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक आइडियल पाथ है। आइडियल पाथ से क्या मुराद है, मसलन मैं इस कमरे में हूँ, मेरे पास एक बॉल है और मैं उसको ऐसे करके फेंकता हूँ तो वो बिल्कुल इस मॉडल में फिट बैठेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी बॉल को बाहर ले जाऊं गली में या ग्राउंड में, ठीक है, और उसको बैट के साथ बहुत ज़ोर से हिट करूं और बहुत तेज़ हवा भी चल रही हो, तो क्या ये जो प्रोजेक्टाइल वाला आइडियल मॉडल है ये फिट बैठेगा? नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि अगर हवा तेज़ होगी या हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर हम एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकेंगे, वो हमारे प्रोजेक्टाइल के पाथ को डिस्टर्ब करेगा, हमारे प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला नहीं बनेगा। सो यहाँ पर हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग वगैरह को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, हमारे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, अब ये चीज़ें भी एमसीक्यूज में आ जाती हैं कि ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आइडियल ट्रेजेक्ट्री है हमारे प्रोजेक्टाइल की वो क्या है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पैराबोला होता है। आपको पता है पैराबोला एक ज्योमेट्रिकल शेप को बोलते हैं, एक पैराबोला बना रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जिस तरह हमने पीछे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के लिए काम किया, सेम वही काम हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए जो काम किया, यहाँ पर सेम वही काम हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के लिए करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सेम वही इक्वेशन लगाएंगे आप, ठीक है, s इज इक्वल टू VIX इंटू टी प्लस अगला फैक्टर आपको पता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो S की जगह मैं लिख सकता हूँ x विच इज इक्वल टू VI cos थीटा इंटू टी। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर फ़र्क है और ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये फ़र्क नहीं समझाया गया कि हमने जो x कंपोनेंट निकाला है डिस्प्लेसमेंट का, वो x कंपोनेंट किस प्रोजेक्टाइल के लिए निकाला है। अब गौर करें कि ओब्लीक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दोनों के डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यहाँ पर सिर्फ VI और t है, जबकि यहाँ पर cos थीटा भी आ रहा है। यहाँ पर तो थीटा 0 था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, लेकिन यहाँ पर थीटा 0 नहीं है। थीटा की कोई भी वैल्यू होगी बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, तो 0 और 90 के दरमियान कोई भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास डिफरेंट जो है वो आंसर्स आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर थीटा जो है वो डिफरेंट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से, इसलिए इसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हम सेम वही इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू VIY इंटू टी और प्लस 1/2 AY इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कुछ अब देखें, हमने जब प्रोजेक्टाइल को फायर किया तो शुरू में जब हम उसको फायर किया तो प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और अपवर्ड को हमने लिया है पॉजिटिव, इसलिए हमारा y यहाँ पर पॉजिटिव है। ये VIY की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू टी, और AY की जगह क्या आएगा? AY की जगह आएगा -g। अब आप फिर पूछेंगे कि सर आपने -g क्यों यहाँ पर पुट किया है? हालांकि प्रोजेक्टाइल जो है अपने हाफ जो उसका पाथ है, उसकी जो हाफ फ्लाइट है उसमें प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है,
और बाकी की जो हाफ फ्लाइट है उसमें प्रोजेक्टाइल नीचे को जा रहा है, तो फिर भी आपने जो है यहाँ पर जो जी पुट किया वो नेगेटिव पुट किया। याद रखें जो ये हाफ फ्लाइट है इसमें प्रोजेक्टाइल ऊपर ज़रूर जा रहा है, लेकिन जी चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है इसलिए जी नेगेटिव होगा। और इसके बाद जब प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आएगा तो हम अपनी ही वेलोसिटी जो हमने सेलेक्ट की है डायरेक्शन उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। इसलिए पूरी फ्लाइट में आपने याद रखना है अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो फिर पूरी फ्लाइट में आपका जो जी है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर हो गया जी। तो इसको आप कर लें सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में ज़ीरो नहीं है। देखें गौर करें, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसके डिस्प्लेसमेंट का x और y कंपोनेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट का x और y कंपोनेंट दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने जस्ट ये इक्वेशंस याद रखनी है, इसके अंदर जो मैंने डेरिवेशन की है उसको याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा वहाँ पर हमने MCQ सॉल्व करने हैं ना। ठीक है, तो हमने इनकी मदद से MCQ सॉल्व करने हैं, ना कि हमने वहाँ पर डेरिवेशंस करनी है। सो आपने यहाँ से ये चीज़ें सिर्फ याद रखनी है और स्टार्ट में जो मैंने बताया वो याद रखना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हम जिस तरह हमने कहा कि अब हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी को, या जो उसकी नेट वेलोसिटी है, क्योंकि आपको पता है कि ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में हमारे पास वेलोसिटी के जब हम उसको शुरू में प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। तो हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी है ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया तो ये कुछ एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर एक चीज़ पर आपने गौर करना है, ये जो वी एक्स वेक्टर है ना, वी एक्स वेक्टर यानी कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, इस वेक्टर की लेंथ पूरी फ्लाइट के दौरान सेम है। इसका मतलब है जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि एक्स एक्सिस वाला मोशन क्या होता है, ये मोशन इनर्शियल होता है। सो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अब गौर करें कि यहाँ पर मैं इस फ्लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला हिस्सा जो है ये वाला पॉइंट ओ से लेकर इसको मैं कह लेता हूँ जी पॉइंट ए। ये वो पॉइंट है जिसको हम प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं। ओ से लेकर ए तक इसको हम कह सकते हैं एसेंट, यानी कि हमारा प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ए से यहाँ पर मैं इसको पॉइंट बी बना लेता हूँ, ए से बी की तरफ हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट मैं बना लेता हूँ जो कि मैक्सिमम हाइट है। अब आप गौर करें कि ओ से ए तक जाते हुए ये जो वी वाई वेक्टर है इसकी लेंथ मुसलसल कम हो रही है। इसका मतलब है कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट से अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये मुसलसल कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, प्रोजेक्टाइल अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। सो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड कम होती रहेगी। ठीक है, अब यहां पर देखें ओ से ए तक, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग हाफ ऑफ द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरा मुसलसल इंस्टेंटेनियसली मुसलसल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये वेक्टर लेंथ में कम हो रहा है। और जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं ना तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है और मैक्सिमम हाइट के ऊपर सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती है और वो वेलोसिटी क्या है? वी एक्स है। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती। अब देखें, पूरी फ्लाइट के दौरान किसी भी पॉइंट पर अगर आप नेट वेलोसिटी निकालना चाहें तो नेट वेलोसिटी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आपने याद रखना है कि वी एफ एक्स किसके बराबर है और वी एफ वाई किसके बराबर है। हमने पढ़ा कि एक्स कंपोनेंट तो वेलोसिटी का चेंज ही नहीं होता, इसलिए वी एफ एक्स और वी आई एक्स बराबर होंगे। सो इसको हम वी आई कॉस थीटा लिख सकते हैं और वी एफ वाई जो है इसको मैं लिख सकता हूँ वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। जस्ट आपने ये याद रखना है, ठीक है जी, आपको इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हम पॉइंट ए पे पहुँच गए, उसके बाद जब डाउनवर्ड वाली फ्लाइट शुरू हुई तो इसमें आप देखें वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज बन सकता है ना
कि इनिशियल हाफ फ्लाइट और जो फाइनल हाफ फ्लाइट है, ठीक है जी, पहली हाफ फ्लाइट और अगली हाफ फ्लाइट के दौरान जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके एंगल में कितना चेंज आता है। तो देखें, पहले यहां तक जाते हुए ये अपवर्ड थी, फिर डाउनवर्ड हो गई, तो कितना चेंज आया एंगल में, 180 डिग्री का चेंज आया। किसमें? वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन में। अब देखें, ए से जब हम बी की तरफ जा रहे हैं तो ये जो वी वाई वाला वेक्टर है, इसकी लेंथ आप देख रहे हैं मुसलसल बढ़ रही है। इसका मतलब है कि डाउनवर्ड फ्लाइट में जो वी वाई है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा अनटिल जब तक आप ग्राउंड को टच नहीं कर लेंगे। लेकिन मजे की बात है कि पूरी फ्लाइट में जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वेक्टर की ना तो लेंथ चेंज हुई है और ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो ये दोनों तरह से कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं, लेकिन वी वाई वाले वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट MCQ जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है उस वक्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या बनता है। तो आप देखें, इस हाइट पे जाके जो एक्सेलरेशन है वो तो आपको पता है कि डाउनवर्ड होता है, जी डाउनवर्ड होता है, लेकिन यहाँ जाकर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो कितना एंगल बनेगा? एंगल बनेगा 90। सो इसका मतलब है एट मैक्सिमम हाइट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। क्लियर हो गया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर हम जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है या नेट वेलोसिटी है, किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू VFY ओवर VFX। क्लियर हो गया। एक और बात जो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि हमने कहा कि y कंपोनेंट तो ये होता है, x कंपोनेंट ये होता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है निकाल तो सकते हैं इससे, लेकिन कैसे बनाएंगे? तो याद रखना है आपने, किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये भी MCQ हो सकता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा किसी भी पॉइंट पर, आप जिस पॉइंट पर भी निकालना चाहेंगे उस पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करना होगा? टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। एक्स कंपोनेंट की और वाई कंपोनेंट की तो आपको पता है कि वो एक्स और वाई में ही होगी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, एक हमारे पास ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। आपने सिंपल इनके फार्मूले याद रखने हैं। जो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसका ये है। दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए दोनों में कंडीशंस भी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए दोनों में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी आपके पास डिफरेंट आएगा। बच्चों, आपने याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिर्फ वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आता है। वो MCQ क्या आता है कि आपके पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हैं। एक को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो कि एक्स एक्सिस में है उसके साथ थ्रो किया है, तो जाहिर बात है कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होगी? 0 होगी। जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने उसी पॉइंट से ड्रॉप किया है, और चूंकि आपने इसको ड्रॉप किया है तो इसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इन दोनों का ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम क्या होगा? अब हमें ये लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे करके जा रहा है, ये तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये तो देर से पहुंचेगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ओनली अपॉन, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो उस वेलोसिटी में जो चेंज आएगा टाइम के साथ साथ वो चेंज भी एक तरह से आएगा। तो दोनों जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो दोनों का टाइम सेम होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी उनके वर्टिकल, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट उनके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसका एक एक्स कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का, क्योंकि इनिशियल जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस में वो इसके लिए भी 0 है और इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई एक्सिस में इसके लिए भी 0 है। इसलिए चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। उसके बाद देखें एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास जो हम डिस्कस कर सकते हैं,
ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक आइडियल प्रोजेक्टाइल मॉडल जो है वो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है वो बिल्कुल पैराबोला की तरह है। अगर मैं यहाँ मिड से इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ तो इस तरफ और इस तरफ ये पाथ सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक हाफ फ्लाइट, और इसको भी मैं कह सकता हूँ हाफ फ्लाइट। तो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है जी, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है? t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g। क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर ये कहा जाए, आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि एक प्रोजेक्टाइल को, एक ओब्लीक प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया है, तो बताएं कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगा। तो ये टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा। अगर आप इसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा t इज इक्वल टू vi साइन थीटा ओवर g, यानी कि 2vi की बजाय अगर मैं इसको हाफ कर लूँ तो ये बन जाएगा vi साइन थीटा ओवर जी। ये MCQs भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम मैक्सिमम हाइट से जहाँ पर जाके हमारे प्रोजेक्टाइल ने लैंड करना है, तो बताएं वहाँ तक जाने में हमारे प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम भी हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा? हाफ होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जिसमें हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो एयर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो ट्रैवल करता है। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो बच्चों हाइट क्या है? हाइट को हम मैक्सिमम हाइट भी बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम हाइट वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर सकता है। इसका जो रिलेशन है जाहिर बात है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के लिए डिफरेंट है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए डिफरेंट है। ओब्लीक के लिए हमारे पास h इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए जो हाइट है वही होती है जो हम शुरू में, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमें इनिशियल हाइट भी चाहिए होती है, तो जो इनिशियल हाइट आप सेट करते हो वही उसकी हाइट होती है। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जो हाइट है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 ये डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, और नंबर 2 ये डिपेंड कर रही है एंगल थीटा के ऊपर। अगर हम ऐसा करें कि हम एंगल को फिक्स कर दें 30, 45, 60, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एंगल हमने लेना है बिटवीन 0 एंड 90, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ये भी मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। एंगल जो है वो हमने लेना है जी 0 और 90 के दरमियान, यानी कि एंगल हमारा लेस देन 90 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों है? अगर आप एंगल 0 रखेंगे तो आपको पता है कि साइन 0 0 होता है, हाइट 0 हो जाएगी। अगर आप एंगल 90 रखेंगे तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो 1 डायमेंशन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो एंगल आपने रखना है बिटवीन 0 एंड 90। अगर मैं एंगल फिक्स कर दूं तो हाइट और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन बनेगा बच्चों, हाइट विल बी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ऐसे भी MCQs आ सकता है कि एंगल, एक फिक्स एंगल के ऊपर अगर किसी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखें ये है vi का स्क्वायर, अगर मैं इसको 2 टाइम बढ़ाऊंगा तो हाइट कितना बढ़ेगी? हाइट मेरी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाऊंगा एंगल को फिक्स करके तो मेरी हाइट जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर मैं 5 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो वो 25 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स कर दें और एंगल को 0 से 90 के दरमियान बढ़ाते जाएं, पहले 10 रख लें, फिर 15, फिर 20, तो हाइट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। कहाँ तक बढ़ेगी? 90 डिग्री तक। उसके बाद 90 के बाद अगर आप फर्दर एंगल को बढ़ाएंगे तो हाइट बजाय बढ़ने के क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि बिटवीन 0 एंड 90 एंगल बढ़ाने से हाइट बढ़ती है, और 90 के बाद अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो हाइट कम होती है। ये भी MCQs हो सकता है जो आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आखिर में बचा है रेंज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन रेंज में से बनते हैं, तो चलें डिस्कस करते हैं जी हम रेंज। जी बच्चों, तो अभी हमारे पास लास्ट टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, उसको थ्रो किया है, ये उसका लॉन्चिंग पॉइंट है, यहाँ पे जाके उसने लैंड किया है। इस पूरी फ्लाइट के दौरान
इस पूरी फ्लाइट के दौरान जितना भी उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, उसके डिस्प्लेसमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ कॉल्ड रेंज। ठीक है बच्चों, रेंज हमारे पास जैसा कि आपको पता है हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का फार्मूला आपके सामने VI² sin 2 थीटा ओवर जी, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए R इज इक्वल टू √2h/g और मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आपने इनकी डेरिवेशन याद नहीं करनी, जस्ट आपने इन रिलेशन को याद करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इससे बहुत सारे MCQs आते हैं, बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम रेंज कब होगी? अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स कर दें, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स कर दें तो मैक्सिमम रेंज उस वक्त आएगी अगर हमें साइन थीटा मैक्सिमम आंसर दे। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो थीटा है वो 2 थीटा है, तो साइन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2 थीटा है इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 45 डिग्री। इसका मतलब है कि VI को फिक्स करके अगर हम एंगल 45 कर दें तो हमारी जो रेंज है दैट विल बी मैक्सिमम रेंज, और ये किसके बराबर होगी? दैट विल बी VI² ओवर जी। सिंपली VI² ओवर जी अगर हम थीटा 45 रख दें। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या करें? फिक्स करें। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन अगर हम एंगल को फिक्स कर दें, जिस तरह हमने यहाँ पे किया, फ़र्ज़ करें हमने एंगल 45 कर दिया, तो रेंज, अगर हम एंगल को फिक्स कर दें तो रेंज और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ यूँ बनेगा, रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। आपको पता है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, इस तरह के MCQs आ सकते हैं, तो हमारी रेंज जो है उसमें 4 टाइम इजाफा होगा। लेकिन उसमें फिर ये कंडीशन होगी कि आप एंगल को फिक्स करें। ठीक है जी, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स करके एंगल 45 करेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी, लेकिन अगर आप एंगल फिक्स करके इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो रेंज दोबारा से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। रेंज फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। मसलन आप कोई भी एंगल ले लेते हैं थीटा, लेट सपोज कि मैंने ले लिया 20 डिग्री। अब इसी एंगल को 90 में से माइनस करें तो ये एक और एंगल बन जाएगा। 90 माइनस 20 कितना आएगा? 70 डिग्री। बच्चों, इन दोनों एंगल्स पर रेंज सेम होगी। इसका मतलब है कि थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी कि जो भी आपने एंगल लिया है, अगर उस एंगल को माइनस करेंगे 90 से तो एक नया एंगल आएगा। आपका पहले वाला एंगल और नया एंगल दोनों पर रेंज क्या होगी? सेम होगी। इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये हमें प्रूव नहीं करना, जस्ट हमें इसको यूज़ करना है फॉर MCQs। उसके बाद अगर लेट सपोज कि मैं थीटा 1 जो है वो ले लेता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 30 पुट करूँगा 90 माइनस 30, तो मेरे पास जो एंगल आएगा, ठीक है जी, वो आएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स पर हमारी रेंज क्या होगी? सेम होगी, 30 पर भी और 60 पर भी। इसी तरह से रेंज इज सेम फॉर 45 प्लस माइनस थीटा, यानी कि आप कोई भी एंगल, लेट सपोज कि मैं थीटा ले लेता हूँ जी 15 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को 45 में प्लस भी करें और माइनस भी करें तो आपके पास दो नए एंगल्स आ जाएंगे, थीटा 1 एंड थीटा 2। इसको 15 को जमा करें तो ये बनेगा 60 डिग्री, माइनस करें तो बनेगा 30 डिग्री। तो ये देखें वही 30 60, इन एंगल्स पर रेंज क्या होगी बच्चों? सेम होगी। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ MCQs। उसके बाद बच्चों, रेंज और हाइट के दरमियान क्या रिलेशन है? क्या रेंज और हाइट के दरमियान भी कोई रिलेशन बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। हमने पढ़ा कि हमारी जो रेंज है दैट इज़ VI² sin 2 थीटा, मैं उसको लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। और हमने ये भी पढ़ा अभी अभी यहाँ पे कि हाइट इज़ इक्वल टू VI², ठीक है जी, sin² थीटा ओवर 2g। ये हमारी हाइट है। बच्चों ये देखें इस इक्वेशन में r इज़ इक्वल टू 2VI² sin थीटा cos थीटा ओवर g। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 sin थीटा से और 2 sin थीटा से ही डिवाइड कर दूं तो देखें 2 2 का क्या हो गया 4, इसको साइड पे लिख लें। अब ये देखें VI² sin थीटा और sin थीटा, ये क्या हो गया? ये हो गया sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यहाँ पे लिख लें। बाकी क्या बच गया? एक cos बच गया, एक sin बच गया। cos ओवर sin क्या होता है बच्चों? cot थीटा।
अब गौर करें ज़रा, ये वाला फैक्टर जो बन गया दरमियान में vi² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये तो हाइट बन गया। इसका मतलब है कि रेंज इज इक्वल टू 4h cot ऑफ थीटा, रेंज इज इक्वल टू 4h cot ऑफ थीटा। तो बच्चों ये रिलेशन है हमारा रेंज और हाइट के दरमियान। अब यहाँ पर आप एंगल चेंज करते जाएं, आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते जाएंगे। यहाँ से इस इक्वेशन से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। पहला तो यही बनेगा कि रेंज और हाइट के दरमियान रिलेशन क्या है। फिर इस तरह का MCQs भी बन सकता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है फॉर मैक्सिमम रेंज या उसका एंगल रखा गया है 45, तो बताएं रेंज कितने % होगी हाइट का, या हाइट कितने % होगी रेंज का, या हाइट और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो ये देखें जी, अगर थीटा 45 कर दें यहाँ पर, तो आपको पता है कि cot 45 1 होता है, तो रेंज किसके बराबर आ जाएगी 4 टाइम्स हाइट। और हाइट कैसे आ जाएगी, हाइट आ जाएगी रेंज बाय 4। यानी कि आप कह सकते हैं कि हाइट इज़ 25% ऑफ रेंज, height is 25% of range if the angle of projection is 45 degree, if angle of projection is 45 degree। तो यहाँ पर हमने दो important relations बनाए हैं रेंज और हाइट के दरमियान। ये दोनों रिलेशंस हमने याद रखने। क्या रेंज और हाइट कभी बराबर भी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अगर आप थीटा रख लें 76 डिग्री, यहाँ पर पुट कर दें cot 76 डिग्री, तो हमारी जो रेंज है बच्चों ये किसके बराबर आ जाएगी, रेंज हमारी हाइट के बराबर आ जाएगी। अगर हम रेंज हमारी मैक्सिमम हाइट के बराबर आ जाएगी अगर हम एंगल रख देंगे 76 डिग्री। तो यहाँ से इस तरह के बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है, ऊपर लिखा हुआ है एट मैक्सिमम हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो तो ज़ीरो है, लेकिन x कंपोनेंट तो मौजूद है, x कंपोनेंट तो ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम बट नॉट ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम। अब मिनिमम क्यों है? बिकॉज हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहाँ पर v में दोनों चीज़ें आएंगी, vx² प्लस vy², ठीक है। तो y कंपोनेंट तो हो जाता है ज़ीरो, लेकिन x कंपोनेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम बट नॉट ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो है बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें अगर मोमेंटम की, तो चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट ज़ीरो है तो मोमेंटम का भी x कंपोनेंट ज़ीरो है, बट मोमेंटम का जो y कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, बट मोमेंटम का x कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो हुआ है इसलिए मोमेंटम का y कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, x कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है इसलिए x कंपोनेंट मोमेंटम का मौजूद होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे पॉइंट है, ये पॉइंट जिसे हम उसका लॉन्चिंग पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे जाके हमारा प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या है, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड वेलोसिटी इज़ आल्सो मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बताएं प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टोटल एनर्जी, और अब यहाँ पर आप एक चीज़ तो देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि बताएं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज़ कंजर्व करती है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, मोमेंटम, और चौथा ऑप्शन कोई भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं है, मुसलसल चेंज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगी, कंजर्व होगी। अब आ जाते हैं मोमेंटम के ऊपर। क्या टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होगा? हमने पढ़ा कि मोमेंटम के कंजर्व होने की शर्त है देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स। आप देख रहे हैं
कि कोई नेट फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट है वो कंजर्व्ड है, लेकिन वाई कंपोनेंट के अलोंग तो एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है। ग्रेविटी को इंटरनल फोर्स तो नहीं कहा जा सकता, यहाँ पर इस केस में ग्रेविटी तो एक्सटर्नल फोर्स है। सो वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में चूंकि एक फोर्स मौजूद है, एक नेट फोर्स मौजूद है, इसलिए मोमेंटम वहाँ पर, मोमेंटम कंजर्व करने की कंडीशन ये है कि नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन वहाँ पर नेट फोर्स मौजूद है। इसका मतलब है कि वाई कंपोनेंट कंजर्व नहीं है। तो क्या टोटल मोमेंटम कंजर्व कर रहा है? नहीं, टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं कर रहा, बिकॉज उसका एक कंपोनेंट जो है उसके अलोंग एक एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर आपके पास ऑप्शन होंगे टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और मोमेंटम लिखा हो, अगर मोमेंटम तो उसका मतलब यही है टोटल मोमेंटम। तो टोटल एनर्जी कंजर्व है, लेकिन टोटल मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। क्लियर हो गया जी? एक और चीज़, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज़ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा NMDCAT का प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।